हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स का थर्ड लेक्चर डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए समझते हैं कि डायमेंशन का डेफिनेशन क्यों किया गया या डायमेंशन से हम क्या समझ सकते हैं। ठीक है, वो होता क्या है। तो मान लीजिए कि एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और मैं आपसे पूछ दूं कि इस क्यूबॉइड का डायमेंशन बताइए। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे मुझे? ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, ये डायमेंशन को हम लोग ब्रेथ बोलते हैं और इस डायमेंशन को हम लोग हाइट बोलते हैं। तो हमें कौन कौन सा डायमेंशन मिला इस क्यूबॉइड के लिए? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए आप लिखिएगा L इंटू बी इंटू एच। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि ये जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो तीनों के तीनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी, क्या तीनों को तीनों क्या है? लेंथ है। ठीक है, लेंथ, तीनों को तीनों लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। और इन तीनों का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि लेंथ का पावर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये तरीका जो होता है, हमने क्या किया कि इस डायमेंशंस, ठीक है, इन डायमेंशन के टर्म में वॉल्यूम को हमने एक बनाया फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी तरह से एक और एग्जांपल लूँगा। जैसे मान लेते हैं हमें निकालना है वर्क। ओके, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स का होता है यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये जो वर्क है इसका यूनिट हमने फाइंड आउट किया न्यूटन मीटर। इसे हम बेस यूनिट्स या बोल सकते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? तो जो न्यूटन है वो न्यूटन क्या है? फोर्स का और यूनिट क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास के लिए हम लोग केजी डिफाइन करते हैं और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो m यहाँ पे और एक मीटर मल्टीप्लाइड है तो इस मीटर को मल्टीप्लाइड करके यहाँ पे हम लोग पार कर देंगे 2, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्या हो गया कि जो वर्क है वो हमारा बेस क्वांटिटीज के टर्म में हो गया, बेस यूनिट्स के टर्म में हो गया। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको उसके बेस क्वांटिटीज यानी कि डायमेंशंस के टर्म में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन मतलब क्या हुआ? Any physical quantity can be written as the product of different power of different base quantities। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग उसके बेस क्वांटिटीज के डिफरेंट पावर्स का प्रोडक्ट में हम लोग लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब देखिए, मीटर का पावर 2 है, सेकेंड का पावर -2 और केजी का पावर 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके बेस क्वांटिटीज के पावर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पावर हो गया, देन द पावर या एक्सपोनेंट हम लोग बोल सकते हैं उसे, पावर या एक्सपोनेंट। तो जो पावर होगा उसी पावर को इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन दैट बेस। ठीक है, तो वो जो पावर होगा वही पावर कहलाएगा डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इन दैट बेस। मतलब 2 ऑफ वर्क का डायमेंशन 2 है, ठीक है, मीटर पे, और केजी पे 1 डायमेंशन है, और टाइम जो सेकेंड है उस पे -2 डायमेंशन है। इस तरह से इसे बोला जाता है। ठीक है, और जो भी मेन बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज है उन सभी का मैं यूनिट और उसका डायमेंशन लिख दिया हूँ। मतलब कि अगर मास होगा तो उसका यूनिट होता है केजी, लेकिन जब हम मास के लिए डायमेंशन लिखेंगे तो m लिखेंगे। मतलब क्या, यहाँ जो मैंने केजी लिखा इसे मुझे लिखना था m, और जो मीटर है m, स्मॉल m, लेंथ मीटर, उसके लिए क्या लिखना है? l। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं m का पावर 1, l का पावर 2, एंड जो टाइम है, टाइम सेकेंड, उसके लिए हम स्मॉल क्या है? t का पावर -2, ml2 t -2। ये हो गया वर्क का डायमेंशनल। ठीक है, डायमेंशन। और इसी तरह से टेम्परेचर के लिए केल्विन सिंबल की, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर A या I आप डायमेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, इसके डायमेंशन भी CD ही होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो मोल सिंबल MOL, और उसका डायमेंशन भी MOL ही होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमें मिला, जैसे यहाँ पे वर्क का एक इक्वेशन मिला, ठीक है, वर्क का इक्वेशन क्या मिला? वर्क इक्वल्स टू m⁻1 L2 and t-2। ठीक है, तो जो इक्वेशन, द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स ऑल द डायमेंशंस
ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि जो भी इक्वेशन है जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सारा डायमेंशन अगर एक्सप्रेस सारा डायमेंशन दिया हुआ है तो इस इक्वेशन को हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एक पॉइंट की द फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ सॉरी क्वांटिटी लिखना भूल गया मैं, क्वांटिटी भी होगा। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी इज क्लोज्ड इन अ ब्रैकेट एज इस तरह से। ठीक है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी उसको हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करने का मतलब क्या होता है कि हमने जो भी वर्क का इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये हमें वर्क का डायमेंशन बता रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन बता रहा है। जैसे मैग्नीट्यूड मतलब क्या कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आता है तो वो मैग्नीट्यूड हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या बता रहे हैं उसका डायमेंशन, मतलब कौन कौन से बेस क्वांटिटीज पे वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम समझते हैं जितने फिजिकल क्वांटिटीज हमें पढ़ने हैं उन सभी के यूनिट्स और उनके डायमेंशंस निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे मुझे सबके यूनिट्स बता देने चाहिए थे फर्स्ट लेक्चर में ही, लेकिन मैंने सोचा कि जब डायमेंशन बताऊंगा तो साथ ही साथ यूनिट भी हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैंने एक ही साथ सभी बना दिया है और एक नेक्स्ट स्लाइड भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। सिंपली मैं 1-2 बता देता हूँ। एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड होता है, और साइड जो होता है वो लेंथ होता है, और यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीपल है यानी कि लेंथ का स्क्वायर होगा और उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। और मीटर के लिए जो होता है, लेंथ के लिए जो हमारा डायमेंशन होता है वो L होता है, तो मीटर स्क्वायर यानी L2। ठीक है, यहाँ पे L स्क्वायर नहीं बोलते हैं, जो भी डायमेंशन होता है पावर को हम लोग 2, 3, 4 इस टाइप से बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्यूब क्वाड ये सब नहीं बोलेंगे। वॉल्यूम के लिए लेंथ का क्यूब मीटर क्यूब एंड L3। डेंसिटी के लिए मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला होता है यानी कि kg पर मीटर क्यूब, और M1 L-3 इस तरह से इसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी के सभी देख लीजिए। तो इससे पहले हमने 21 फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट और डायमेंशन देखा, और इसमें हम आगे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज और उनका यूनिट और डायमेंशन देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और बेटर समझने के लिए आप अगर HC वर्मा का बुक आपके पास है या कहीं आप उसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो देखिएगा उसका जो सबसे पीछे में अपेंडिक्स A है उसमें आप सारे फिजिकल क्वांटिटीज का उसका कॉमन सिंबल, उनका यूनिट, SI यूनिट और डायमेंशन आप देख सकते हैं। ओके, और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट और डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको आगे बहुत ही काम आने वाले हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल है, मतलब एक रूल है। रूल क्या है कि the 2 or more physical quantities which are being added or subtracted must have same dimension। मतलब कि 2 या 2 से अधिक जब फिजिकल क्वांटिटीज अगर हम उसको ऐड करते हैं, जैसे ये एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ और ये एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ, दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि UT का जो डायमेंशन है वो हाफ AT स्क्वायर का डायमेंशन के सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कि एक ही तरह इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो L है, ये जो X है, ठीक है, X क्या है, लेंथ है, तो X ये जो इसका जो डायमेंशन होगा X का, वो हर एक टर्म का डायमेंशन भी वही होगा। ठीक है, देखते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो X के लिए हमारा डायमेंशन क्या है, L लेंथ, और U मतलब है वेलोसिटी और T मतलब टाइम। तो U का यूनिट होता है LT-1 डायमेंशन और T का डायमेंशन T-1 और T कट के क्या बचेगा, सिर्फ L। तो देखिए कि UT का भी जो डायमेंशन है वो इसके इक्वल है, और इसी तरह से AT स्क्वायर का भी जो डायमेंशन होगा वो L के इक्वल होगा। कैसे, A मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2 और T का डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है T का T स्क्वायर, तो T-2 और T स्क्वायर तो कट गया और बचा L। तो हम देखें क्या कि हर एक टर्म का जो डायमेंशन है वो सेम है, वो कितने के बराबर है, इस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर है। ठीक है, अब इसमें लिमिटेशन क्या होता है कि हमें जो यहाँ पे देखिएगा हाफ, ये जो हाफ नंबरिकल वैल्यू है, इस नंबरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो अगर हम डायमेंशन एनालिसिस से देखते हैं और कोई भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हम ये
जो हाफ है वो डिराइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू मैग्नीट्यूड हमें नहीं मिलता है, ठीक है। देखिएगा इसी का यही लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या होता है, दिस मेथड गिव्स डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन बट नो आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये जो मेथड है, ये मेथड, इस मेथड से हमें डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन तो मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हाफ हमें नहीं पता कर पाते क्योंकि उसका कोई डायमेंशन है नहीं, ठीक है। यही इसका लिमिटेशन है। मतलब क्या कि अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी करेक्ट बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है। इतना याद रखना है क्या कि डायमेंशनली करेक्ट, जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो जरूरी नहीं कि वो करेक्ट इक्वेशन हो, क्योंकि वहां पे तो हमको मैग्नीट्यूड नहीं मालूम। लेकिन जो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है, ठीक है, डायमेंशनली रॉन्ग है तो फिर तो वो एक्चुअली ऑलवेज रॉन्ग ही होगा, वो इक्वेशन हमेशा रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं इस क्वेश्चन की, इस मेथड से हम किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस x इक्वल्स a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। हमको क्या करना है, ABCD का डायमेंशन निकालना। तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या पता चला कि इसका जो ये जो फिजिकल क्वांटिटी, इसका जो डायमेंशन होगा वो हर एक टर्म के डायमेंशन का सेम मतलब इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि x का जो डायमेंशन है वो L है, तो a का जो ये टर्म है फर्स्ट टर्म a, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, L होगा, a का डायमेंशन पता चले। इसी तरह से BT जो सेकेंड टर्म है उसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, L होना चाहिए। निकालते हैं कैसे होगा, ये L होना चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ पे जो T है इसका डायमेंशन क्या होता है, बताइए इसका डायमेंशन क्या होता है, T का T ही होता है, सिंपल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो B का डायमेंशन होगा वो होगा L बाय T, यानी कि LT माइनस 1, ठीक है। और जो C का डायमेंशन होगा CT स्क्वायर, यहाँ पे है CT स्क्वायर इक्वल टू L, ये भी यही होगा। और यहाँ से हम लोग को फिर C का जो डायमेंशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, L, T नीचे जाएगा तो फिर ऊपर आने के बाद T माइनस 2 हो जाएगा। और इसी तरह से DT क्यूब में भी इसका भी डायमेंशन L ही होना चाहिए, तो इसके अनुसार D का जो डायमेंशन हो जाएगा वो होगा LT माइनस 3, ठीक है। तो हमें A, B, C और D सबका डायमेंशन मिल गया, ठीक है। तो इस मेथड का यूज इस तरह से होता है। और एक एग्जांपल मैंने लिया है, एक और एक क्वेश्चन क्या है कि F इक्वल्स फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, m टू द पावर a, v टू द पावर b और r टू द पावर c। यहाँ पे m जो है सो मास, v फॉर वेलोसिटी और r से डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमको a, b और c मतलब ये जो पावर्स है वो कितने होंगे उनका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि फोर्स जो F है इसका डायमेंशन होता है m l t माइनस 2, यानी कि m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर माइनस 2, ठीक है। अब इसी को हम लोग इक्वेट करते हैं और निकाल देंगे, बहुत आसान है। देखिएगा इधर जैसे इधर हमें क्या मिला, m1 LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में m1 L1 t माइनस 2 और राइट हैंड साइड में मास के लिए m का पावर a, v यानी कि LT माइनस 1 का पावर b और r जो है वो L है तो L का पावर c। अब इसको हम लोग एक साथ कर देते हैं, पहले m टू द पावर a और L का पावर b प्लस c होगा, b प्लस c और t का पावर माइनस b, यही होगा बस, ठीक है। और इधर है m1 L1 tu माइनस 2, दोनों साइड इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि m का पावर 1 है और इधर m का पावर a है, तो यानी कि a इक्वल टू 1 हो गया, सिंपल। और यहाँ पे देख सकते हैं कि t का पावर माइनस 2 है और यहाँ पे t का पावर माइनस b है, यानी कि माइनस b इक्वल्स माइनस 2, यानी कि b इक्वल टू 2, सिंपल। और फिर इस तरह से हम लोग L भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे L कितना है, 1, L का पावर 1 है और यहाँ पे L का पावर b प्लस c है, यानी कि b प्लस c इक्वल्स 1 और यहाँ पे हमको b कितना मिला है, 2, यानी कि c इक्वल्स माइनस 1, ठीक है। तो हमको a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू तीनों निकल गया। तो बस इसका यूज इसी के लिए होता है, ओके।
सो स्टूडेंट नेक्स्ट समझते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में आपको ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि दूसरे यूनिट्स का जो वैल्यू है वो उनसे छोटे यूनिट्स के टर्म में कितना होता है। मतलब एग्जांपल 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 केजी में कितना ग्राम होता है या कितना सेंटीग्राम होता है, इस तरह से। तो सारे यूनिट्स आपके जो 10 टू द पावर टर्म्स में या जो भी है वो आपको आने चाहिए, उसके बाद आप कन्वर्जन कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन की कन्वर्ट द पावर ऑफ 100 वाट। ठीक है, ये 100 वाट पावर है बल्ब इन सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो हमें ये भी मालूम है कि 1 वाट, देखिए जैसे मैंने बताया कि आपको ये यूनिट का टर्म कन्वर्जन मतलब इस यूनिट का वैल्यू दूसरे यूनिट के टर्म में मालूम होना चाहिए, इस टाइप से। ठीक है, तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड भी होता है। 1 जूल, इसका अगर हम डायमेंशन देखें तो जूल का जो डायमेंशन था वो था ml/t-2 था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और -1 है तो ये t-3 हो जाएगा, ये हुआ। ठीक, या फिर इसको हम लोग यूनिट्स के टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है हमें इसे सीजीएस में चेंज करना है। मतलब क्या कि ये केजी मीटर और सेकंड में है, अब हमको इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में करना है। ठीक है, तो बस हमें क्या पता है कि 1 केजी इक्वल्स कितना होता है, 1 केजी इक्वल्स कितना होता है 1000 ग्राम। सिंपल, तो हम क्या करेंगे 1 वाट नहीं मतलब 100 वाट ही लिखते हैं। 100 वाट इक्वल टू 100 सॉरी वाट है ना, इक्वल टू 100। ठीक है, 100 इंटू केजी, केजी को हमको ग्राम में चेंज करना है, यानी कि 10 टू द पावर 3 ग्राम इंटू ये मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, यानी कि 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। और इसका भी स्क्वायर है नहीं, हाँ इसका स्क्वायर है। ठीक है, इंटू टाइम, सेकेंड टू सेकेंड ही है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 सेकेंड पर क्यूब, बस हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। ये 100, ये हुआ 10 टू द पावर 3 ग्राम, ये हुआ 10 टू द पावर 2 और उसका स्क्वायर यानी 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बस 1 सेकेंड। तो अब फाइनली हमें क्या मिला, 10 टू द पावर 2 3 यानी 5 और कितना 4 5 और 9, 10 टू द पावर 9 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ये पर सेकेंड क्यूब, और इसी को 10 टू द पावर 9 अर्ग पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। मतलब ये जो ग्राम सेंटीमीटर की है इसे अर्ग भी बोला जा सकता है। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है कि डिराइविंग रिलेशन यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशंस का यूज करके हमें रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो सिंपली एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। जो एक क्वेश्चन हमारे जो है वो क्या है, एनर्जी E इज प्रोपोर्शनल टू अ पावर ऑफ मास m। ठीक है, एनर्जी E जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास m, स्पीड ऑफ लाइट c। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो रिलेशन हमको क्या मिला, इस तरह से मिला कि E इक्वल्स या E इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a और c टू द पावर b। हमको ये नहीं पता कि m से तो ये रिलेटेड है लेकिन कितने टाइम्स, कितने पावर में, c का कितना पावर में, इसलिए हमको नहीं मालूम। तो पावर को हम लोग a b अभी वेरिएबल रख रहे हैं और प्रोपोर्शनल ये तो सिंपल ये क्वेश्चन में बता ही दिया। ठीक है, अब तो आगे हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हमको एक कांस्टेंट देना होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट को हम k मान लिए, k m टू द पावर a c b। ठीक, अब हम जैसे पढ़ रहे हैं कि रिलेशन डिराइव करना है डायमेंशन का यूज करके। ठीक है, हमको ये रिलेशन डिराइव करना है डायमेंशन का यूज करके। अच्छा देखिए, इसमें हमको डिराइव क्या करना है, डिराइव ये करना है हमको, बाकी सब कुछ तो पता है कि ये भी कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है, ये क्या है। ठीक है, हमको मालूम क्या करना है, ये a मालूम करना है और ये b मालूम करना है। सिंपल, तो देखते हैं। तो इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है, देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो कुछ नहीं है, आप E का डायमेंशन और इसके डायमेंशन को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेट कैसे करते हैं, जैसे E का डायमेंशन ऑफ E क्या होता है,
वही जो वर्क का होता है, ठीक है। एनर्जी को जूल में भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जूल जो होता है, ठीक है, जैसे जूल, इसका जो डायमेंशन होता है, तो डायमेंशन वही ml2 T-2 ये होता है, ठीक है। तो बस अब हम इसे इक्वेट करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये मास है तो मास का m ही होता है, और ये जो c है वो होगा LT-1। c का डायमेंशन क्या होता है, लाइट, अच्छा स्पीड है, सॉरी स्पीड c जो है उसका डायमेंशन होता है LT-1। तो बस इसका यूज करेंगे हम लोग। कैसे, देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एनर्जी का डायमेंशन लिखते हैं ml2 T-2, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है, KMA, ये सब। तो हम लोग अभी सिर्फ डायमेंशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया कि ये K जो है सो कांस्टेंट टर्म है, और इस कांस्टेंट टर्म का फिलहाल कोई डायमेंशन, तो मान लिया कि ये कांस्टेंट टर्म है और इस कांस्टेंट टर्म का फिलहाल कोई भी डायमेंशन नहीं है। ओके, माइक प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, तो अब जब डायमेंशन नहीं है k का, तो k को छोड़ देते हैं और m का डायमेंशन लेते हैं, तो m⁴ हो गया, ठीक है। m का डायमेंशन क्या है, a। और फिर इस तरह से c जो है लाइट, उसका डायमेंशन क्या है, LT-1, और इस पूरे का पावर है b। अब हम बस दोनों साइड कंपेयर करेंगे और a और b का वैल्यू निकाल देंगे बस। तो यहाँ पे देखेंगे क्या मिलेगा हमको, m⁴a, l⁴b और t⁻⁻b, ठीक है। और यहाँ से क्या देख सकते हैं, ml2 T-2। तो हमें यहाँ से ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड आप इक्वेट करेंगे तो देखेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड्स, देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा कि m⁴ यहाँ पे कितना है, 1, ठीक है। यहाँ पे m का पावर है 1 और यहाँ पे a है, यानी कि a = 1, ठीक। और सेकेंड क्या है, b भी 2 हो जाएगा, देख सकते हैं आप सिंपली। तो बस यहाँ से हमें जो रिलेशन मिला वो फाइनली क्या मिला, E = K m⁴, m⁴1, m का पावर a था, m का पावर a यानी कि 1, और c का पावर b यानी कि 2, यानी कि mc²। और ये जो k है वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू बाद में पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होता है जिसका यूनिट होता है पर सेकेंड, ठीक है। डिपेंड्स ऑन लेंथ पे डिपेंड करता है, टेंशन F यानी कि फोर्स F, एंड मास पर यूनिट लेंथ m, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ m पे, स्मॉल m पे भी डिपेंड करता है। तो हमको इसे क्या करना है, हमें ये निकालना है कि जो रिलेशन है वो क्या होगा इसके बीच का। तो बस सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं सिंपली। क्या देख रहे हैं, देख सकते हैं हम लोग कि म्यू को हम लोग अभी फिलहाल जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में लिखे थे उस तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू L, F और स्मॉल m, सिंपल, ठीक। अब बस एक कांस्टेंट देके हम इसको इक्वेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे a, b, c भी ले लेते हैं क्योंकि हमको पावर नहीं मालूम है, ठीक है। तो पावर भी ले लेते हैं क्योंकि बस, और देखते हैं यहाँ क्या है, L, F, B, m⁴c, ठीक। और यहाँ से बस अब वही सेम चीज करना है, डायमेंशन को इक्वेट करके a, b, c का वैल्यू मिलेगा और रिलेशन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक स्टेप और बता देता हूँ। बस यहाँ का इसका जो डायमेंशन होता है ये होता है पर सेकेंड, ओके। और राइट हैंड साइड में जितना भी है ये कांस्टेंट को छोड़ देते हैं। लेंथ, ये लेंथ ही था ना, लेंथ, तो लेंथ का पावर हो गया a, ये एक डायमेंशन, नहीं सॉरी, L का पावर ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये फिर ये क्या था, फोर्स का वही ml2 T-2, ml_T-2 होता है, ml_T-2 kg/s²। बस, तो इसका भी पावर क्या है, b, और फिर जो m है, m यहाँ पे जो m है ये सिर्फ मास नहीं है, ये कितना है, मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि ml-1 होगा ना, पर यूनिट लेंथ है। तो अब बस इसका पावर c। अब बाकी बात आप लोग कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, आप
इसका वैल्यू जो भी मतलब ए बी सी का वैल्यू इस साइड से इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चीज़ और बता दूंगा कि यहाँ पे m का पावर 0 है, l का भी पावर 0 है, t का भी पावर 0 है और s का पावर -1 है। बाकी इधर आप कर लीजिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म होता है। इसी तरह से सारे वीडियोस के लिए आप मुझे प्लीज सपोर्ट करते रहें। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।